Namaskar, welcome once again to SSC Era. This is the concluding video about Class 10th History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. अब तक जैसे हमने देखा था कि कैसे रिवोल्यूशनरी आइडियाज यहाँ एमर्ज हुए और एक नेशन स्टेट की फीलिंग अराइज हुई। इन सब फीलिंग्स को एक एसोसिएशन देने के लिए, इन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को एकजुट करने के लिए कई बार सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो इन दिस सेशन you will come to know how the vision of a nation was visualized, how the image of a nation was created. In visualizing the nation, आपको मैं बताना चाहूंगी कि कैसे एक नेशन को एलिगोरीज में, क्योंकि नेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, हमें पता है कि वो ठीक है पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, कुछ कल्चरल कनेक्टिविटीज होती हैं, लिंग्विस्टिक वननेस होती है, एक आइडेंटिटी होती है, बट इन सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम एक इमेज कैसे दे सकते हैं, वही चीज हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। हाउ these allegories were created in France and Germany. हम आपस में भी जब बात करते हैं, कोई दो जन बात कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन, तो हमारे मन में एक इमेज उस बंदे के बारे में क्रिएट होती है एंड व्हेन वी मीट दैट पर्सन तो एक एसोसिएशन फील होता है कि हाँ, हम इनके बारे में कुछ कुछ चीजें जानते हैं। उसी तरह से जब हम एक नेशन की बात कर रहे हैं, अगर उनकी एक इमेज है सामने तो हम अपने आप को उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। एज वी इंडियन, हमने अपने स्ट्रगल्स के टाइम पे जो पढ़ी हैं कहानियां, तो भारत माता की इमेज एक हमारे मन में आती है। इन द सेम वे दीज एलिगोरीज वर क्रिएटेड इन यूरोप एज वेल, जहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑलरेडी इन क्लास 9 यू हैव रेड अबाउट द सिंबल ऑफ रेड कैप, ब्रोकन चेन, जो लिबर्टी को डिनोट करती थी, फ्रीडम को डिनोट करती थी। वही चीजें अब एक इमेज में, जैसे राजा का एक पोर्ट्रेट हो सकता है तो हमारा एक क्लोज एसोसिएशन कि हाँ, ये हमारा राजा है एंड हम एक मतलब उसके लिए हम अपने आप को मानते हैं कि हमें उसके सबऑर्डिनेशन में रहना है। नेशन से हम कैसे लगाव करें, कैसे प्यार करें, तो वो एलिगोरीज को जब हम एक फीमेल फिगर के फॉर्म में देखते हैं, देन वी फील एसोसिएशन विद द नेशन। फ्रांस में जैसे मैरियन की जो इमेज क्रिएट की गई थी, उसके स्टैचूज को चौराहों पर लगाया गया था ताकि आते जाते लोग अपने नेशन में प्राइड फील कर सकें। स्टैम्प्स वर मेड। In the same way, in Germany also, the image of Germania was created as an allegory to describe a nation. जर्मेनिया पे आप देखते हैं सिर पे ओक लीव्स का एक ताज है। ओक लीव्स क्योंकि वहां पर हीरोइज्म को डिनोट करती हैं जर्मनी में। तो एक आप जब जर्मेनिया की तस्वीर देखते हैं एज अ जर्मन, तो अपने आप को हीरोइक आइडियाज से इनकलकेटेड पाते हैं। यू फाइंड दैट समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड, एक स्पिरिट आपकी नेशनलिज्म से फुलफिल्ड नजर आती है whenever you see such images. So this is how the different painters portrayed the ideas of nation in the form of allegories. इसके बाद जो हमारा कंक्लूडिंग सेक्शन है वो आता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। जैसे अभी तक हमने देखा कि डिफरेंट जो लैंग्वेजेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे वो आपस में अपने आप को कैसे अलग अलग राजाओं के उससे अलग करके अब उनके अंदर एक फील आ रहा था। एक रोमांटिसिज्म में भी आपने देखा था कल्चरल आइडेंटिटी को जो बिलोंग करते हैं, दे वांटेड टू बी यूनिफाइड, एक सिंगल आइडेंटिटी। मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ जनरली टेंशंस क्रिएट होती रही और इस तरह की टेंशंस हमें 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में
ज्यादा देखने को मिली बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी 1871 आई से बाल्कन रीजन जो था उसमें काफी टेंशन्स इस तरह की अराइज होती रही, नेशनलिस्ट आइडियाज, बिकॉज बाल्कन वॉज कंप्राइज्ड ऑफ प्रेजेंट डे मैनी नेशंस जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, हर्जेगोविना, सर्बिया, क्रोशिया, इस तरह के बहुत सारे देश थे जो बाल्कन का हिस्सा हुआ करते थे। एंड द बाल्कन रीजन वाज रूल्ड बाय द ऑटोमन एम्पायर्स। वो जो मुस्लिम रूल के अंडर आ गया था ऑटोमन्स के टाइम पे। अब ये जो बाल्कन्स थे वहां से जो यूरोपियन आइडेंटिटी वाले लोग थे वो अपने आप को अलग करना चाह रहे थे। एंड दे बिगेन टू रेज देयर वॉल्यूम, दे बिगेन टू रिवॉल्ट against the Ottoman rule and declared themselves independent. यहाँ से उनके बीच राइवलरीज भी शुरू हो गई, बिकॉज इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो गया था। जो बड़े बड़े पावरफुल देश थे आपस में अब उनमें कंपटीशन होने लगा, who will accommodate more resources, who will produce more finished goods and capture the market। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के चलते उन्होंने अपने इंपीरियलिज्म को भी बढ़ाने लगे। इंपीरियलिज्म क्या होता है? व्हेन वन पॉलिटिकल पावर ट्राई टू कंट्रोल अनदर पॉलिटिकल एंटिटी आउटसाइड देयर नेशन। अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर वो किसी दूसरे नेशन पे जब कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे इंग्लैंड ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, तो इंग्लैंड बीइंग एन इंपीरियलिस्ट पावर, तो उसने इंपीरियलिज्म के चलते इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था। इस तरह से यूरोप के कई देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो ये राइवलरी इन देशों के लिए इतनी भारी पड़ी कि 1914 से 1918 तक इनके बीच में इतने टेंशन्स और क्लैशेस हुए कि उस पीरियड को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उन टेंशन्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया, और जिसका बहुत ज्यादा नुकसान यूरोप को उठाना पड़ा, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट पॉलिटिकली। एंड उससे उबरने के लिए फिर काफी लंबा टाइम यूरोप को लगा। बट उसका एक फायदा ये हुआ कि जो इनकी इंपीरियलिस्ट जो नेशंस थे, इनकी कॉलोनीज में भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स डेवलप होने शुरू हुए। दे ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट अगेंस्ट द इंपीरियलिस्ट कंट्री। कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई शुरू की और अपने आप को आजाद करने के लिए यहाँ पर भी नेशनलिस्ट आइडियाज एमर्ज होने लगे थे। भले वो यूरोपियन नेशनलिस्ट से डिफरेंट हो, बट इट वॉज एक्सेप्टेड दैट द फीलिंग ऑफ नेशन स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट वॉज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो यहाँ एक कहानी हमारी खत्म होती है जहां हमने देखा कैसे यूरोप के अलग अलग देशों में नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई और उन्होंने अपने आप को यूनिफाई करने में और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया। वहां पर किस तरह उन्होंने पॉलिटिकल चेंजेस डेवलप किए। सी यू सून विथ नेक्स्ट वीडियोस रिलेटेड टू योर कंटेंट of social science. Till then, you can share your queries and your feedback as well, and keep watching and sharing SSC Around. Thank you.